अस्सलाम वालेकुम बच्चों, दिस इज़ हसन रज़ा फ्रॉम UGI ऑफिशियल। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस बल्कि बहुत सारे नहीं सारी बंद कर दिए गए हैं। तो हमने ताकि बच्चों का हर्ज ना हो एक छोटा सा प्रोग्राम शुरू किया है ऑनलाइन रिवीजन का। तो उसी प्रोग्राम के सिलसिले में आई विल बी डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 के साथ आपके साथ इस सेशन में थोड़ी सी डिस्कशन चलेगी, फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 6 के ऊपर डिस्कशन चलेगी ताकि चैप्टर 4 और चैप्टर 6 का जो टेस्ट है उससे पहले आपकी वो रिवीजन मुकम्मल हो जाए। तो आप लोग अपनी किताबें सामने रख लें, किताबें निकाल लें, अपनी पेंसिल्स पकड़ लें हाथ में। डू नॉट वेस्ट एनी टाइम। हो सकता है कि इस सेशन में मेरी स्पीड बोलने की थोड़ी सी ज़्यादा हो तो परेशान कतई तौर पे मत होइएगा। आप रिवाइंड भी कर सकते हैं, पॉज भी कर सकते हैं, यू हैव फुल कंट्रोल। तो अगर कहीं पे कोई बात समझ ना आए तो थोड़ा सा रिवाइंड कर लीजिएगा, उसे किताबें सामने रखें, पेंसिल्स अपने हाथों में पकड़ लें, चीज़ें मार्क करते जाएं कि ये सवाल मिस हो गया, जो रिवीजन में आपका है वो दोबारा करवा दूंगा, उसे लिख लीजिएगा। चैप्टर 4 के ऊपर बात करनी है, दैट इज रिगार्डिंग वर्क एंड एनर्जी। इस चैप्टर के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा, पहला हिस्सा दैट इज वर्क, उसमें हम वर्क के ऊपर बात करेंगे, और जो दूसरा हिस्सा है दैट इज वर्क कैसे किया जाता है, वर्क करने की जो सलाहियत है, एनर्जी, उसके ऊपर बात की जाएगी। तो जो पहला हिस्सा है मैं उससे डिस्कस करूंगा, चैप्टर की थोड़ी सी थॉरो रिवीजन करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट वर्क। वी ऑल आर फेमिलियर विद द वर्क। हम वर्क से सारे फेमिलियर हैं बड़ी अच्छी तरह। मैट्रिक में भी हमने पढ़ा, फिर उसके बाद फर्स्ट ईयर में भी हमने पढ़ लिया, रिवीजन में उसको दोबारा देखने लगे। वर्क क्या चीज है? वर्क इज सिंपली डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एंड व्हेनेवर यू ओपन दिस डॉट प्रोडक्ट यू ऑलवेज गेट FD cos ऑफ थीटा। अब आप में से बहुत सारे बच्चों को ये पता होगा कि जब ये डॉट प्रोडक्ट को एक्सपेंड किया जाता है cos थीटा साथ लगता है। चैप्टर नंबर 2 में डॉट प्रोडक्ट आप लोग पढ़ के आ चुके हैं, तो मुझे यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्टिल मैं उन बच्चों के लिए एक्सप्लेन थोड़ा सा कर देता हूँ जिन्हें आइडिया नहीं कि ये cos थीटा क्यों आया। आप सपोज कर लीजिए कि आपके पास एक ब्लॉक है एंड दैट ब्लॉक इज बीइंग ड्रैग्ड, जैसे खींचा जा रहा है विद द रोप, और रोप के ऊपर एक फोर्स लगाई जा रही है टू सर्टेन एंगल। क्या ये ब्लॉक उड़ना शुरू हो जाएगा हवा में? नहीं, ये ब्लॉक एक्स एक्सिस पे एक फासला तय करेगा अलोंग एक्स एक्सिस, एंड दैट फासला, दैट डिस्प्लेसमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय D। इसका मतलब है कि फोर्स का कोई कंपोनेंट ऐसा है, फोर्स में कोई चीज ऐसी है जो इस ब्लॉक को एक्स एक्सिस पे खींच रही है। आप इस फोर्स को इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें, इट विल बी Fy, इट विल बी Fx। तो पता चलेगा कि फोर्स का एक्स कंपोनेंट ऐसा कंपोनेंट है जो कि अलोंग एक्स एक्सिस इस ब्लॉक को ड्रैग कर रहा है। तो अगर आप वर्क का रिलेशन दोबारा लिखें, इट विल बी Fx इनटू डिस्प्लेसमेंट, and Fx we all know that F cos theta into D, तो ये बन जाएगा W is equals to FD cos theta। तो मैंने चैप्टर के शुरू में ये बात क्लियर कर दी कि वर्क इज अ डॉट प्रोडक्ट दैट विल ऑलवेज बी रिटन एज FD cos theta। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में कोई एंगल होगा तो हमेशा FD cos theta के साथ लिखा जाएगा। अब यहां पे दो सवाल बारी बारी डिस्कस करूंगा, बड़े अहम पूछे जाते हैं। पहला सवाल शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे ज़हन में रख लीजिएगा कि व्हाट आर द केसेस व्हेन वर्क डन इज जीरो। वर्क डन जीरो कब हो सकता है, या वर्क डन जीरो कब होता है, वो कौन सी कंडीशंस, वो कौन से केसेस हैं कि जब वर्क डन जीरो होगा। सो लेट्स टॉक अबाउट दोज कंडीशंस। तो पहली कंडीशन है वर्क जीरो कब होगा, आप फोर्स ही नहीं लगा रहे, आप फोर्स ही नहीं लगा रहे। सो इन दिस केस F is 0, W is equals to 0 into D cos of theta, you will get 0, no work is done. The second condition, आप फोर्स लगा रहे हैं मगर डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हो रहा, आपने दीवार को धक्का लगाना शुरू कर दिया, आप दीवार को धक्का लगाते चले जा रहे हैं, फोर्स सुबह शाम लगा रहे हैं मगर डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हो रहा। इन दैट केस द डिस्प्लेसमेंट इज 0, तो W is equals to F, D की जगह 0 पुट किया cos थीटा, वर्क इज वंस अगेन 0, कोई काम नहीं होगा, वर्क डन इज 0। द थर्ड कंडीशन इज, मान लीजिए कि फोर्स भी लग रही है, फासला भी तय हो रहा है। द सिचुएशन इज समथिंग लाइक दिस, आपने एक बकेट उठाई हुई है तो आप अगेंस्ट द ग्रेविटी फोर्स लगा रहे हैं एंड यू आर वॉकिंग, द डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग एक्स एक्सिस। इन दिस केस द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर।
अब W इज इक्वल्स टू एफ भी है, डी भी है, तो मसला आ गया थीटा में cos 90 डिग्री वर्क इज अगेन जीरो बिकॉज cos 90 इज जीरो। सो एक आपका शॉर्ट क्वेश्चन यहां पे कवर हो गया। फॉर व्हाट कंडीशंस द वर्क डन विल बी इक्वल्स टू जीरो? आई हैव टोल्ड यू 3 कंडीशंस। जब शॉर्ट आएगा तो इसी तरह आपने एक्सप्लेन करना है विद हेडिंग्स या विद पॉइंट्स, छोटी छोटी डेरिवेशंस करके लिखनी है। यकीन कीजिए डेरिवेशंस आपके एग्जाम में बहुत काउंट होती हैं। अगर आपने डेरिवेशन प्रोमिनेंट करके लिखी हुई है, नोबडी इज गोइंग टू रीड ऑल द पैसेज, वो सारा पैराग्राफ कोई भी नहीं पढ़ेगा, आपकी डेरिवेशन लिखी जाएंगी, आपको नंबर मिल जाएंगे। इसी से मिलता जुलता आपकी एक्सरसाइज में एक सवाल है, मैं यहाँ पे वो सवाल भी शेयर कर लेता हूँ। आई गेस पहले सवाल है आपकी एक्सरसाइज का। सवाल ये है कि आप अपने दोस्त के साथ खड़े ग्रोसरीज का शॉपर पकड़े बातें कर रहे हैं और आपके पास ये गाड़ी खड़ी है, उसका इंजन ऑन है। बताएं कि ये दोनों सिचुएशंस कैसे सिमिलर है फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ वर्क के एतबार से दोनों चीजें कैसे सिमिलर है। तो इन दोनों केसेस में कि जब आपने ग्रोसरीज का शॉपर उठाया हुआ है, आपने बैग उठाया हुआ है, बट यू आर नॉट कवरिंग डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, वर्क जीरो आएगा। दूसरी तरफ जो गाड़ी है उसका इंजन ऑन है, इंजन बेशक फोर्स प्रोवाइड कर रहा है मगर डिस्प्लेसमेंट उस केस में भी जीरो है, सो वर्क जीरो का। इन बोथ द केसेस वर्क इज जीरो। सो आपके एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन भी यहां पे कवर हो गया। फिर उसके बाद साथ ही एक छोटी सी बात एमसीक्यूज के एतबार से डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन वर्क इज गोइंग टू बी मैक्सिमम, वर्क की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? सो डिस्कस करने की जरूरत तो नहीं, चीज बड़ी आसान है, आप में से बहुत सारे बच्चों को पता होगी क्योंकि रिवीजन करवा रहे हैं। तो यहां पे बात थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देता हूं। थीटा अगर 0 डिग्री हो जाए तो वर्क किसके इक्वल होता है? W इज इक्वल्स टू एफ डी कॉस थीटा। लेट मी पुट द वैल्यू ऑफ थीटा हियर। तो W इज इक्वल्स टू एफ डी कॉस 0 पुट करे, इट विल गिव यू मैक्सिमम रिजल्ट एज एफ डी। वर्क की वैल्यू मैक्सिमम तब होगी जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दे बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएं, उस केस में वर्क की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। इसी तरह फिर सवाल पूछा जाता है व्हेन वर्क इज जीरो, वर्क जीरो कब होता है? आई हैव टोल्ड यू द 3 कंडीशंस, दोबारा नहीं लिखूंगा। देन देयर इज अनदर क्वेश्चन इन एमसीक्यू कि व्हेन वर्क इज गोइंग टू बी नेगेटिव, नेगेटिव कब होगा जी? व्हेन एवर वर्क इज गोइंग टू बी नेगेटिव, जब भी नेगेटिव होगा याद रखिएगा थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्रीज। इसे डब्बे में बंद कर लेते हैं, बात बहुत अहम है कहीं निकल ना जाए, इसी तरह आपने अपने दिमाग में बंद कर लेनी है। अगर थीटा 90 डिग्री से ग्रेटर होगा, 90 डिग्री से ग्रेटर होने का मतलब है 91, 92, 93, एनी फिगर ग्रेटर देन 90 डिग्री, W इज इक्वल्स टू एफ डी कॉस ऑफ दैट एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो कॉस समथिंग ग्रेटर देन 90 डिग्री इज अ नेगेटिव वैल्यू, इट विल गिव यू नेगेटिव वर्क। फिर सवाल ये होता है कि व्हेन वर्क इज नेगेटिव मैक्सिमम, मेरे जुमले पे गौर कीजिएगा, मैं बोल रहा हूं नेगेटिव मैक्सिमम कब होगा? मैंने मिनिमम का लफ्ज इस्तेमाल किया, मिनिमम जीरो वर्क के लिए कहा जाता है, ये नेगेटिव मैक्सिमम, इट इज नॉट अ मिनिमम वर्क। मैं यहां पर साथ लिख भी देता हूं, जीरो वर्क मींस मिनिमम वर्क, और नेगेटिव मैक्सिमम को मिनिमम के साथ कंफ्यूज नहीं करना। नेगेटिव मैक्सिमम कब होगा? बड़ी कॉमन सी एग्जांपल है, मिसाल ले लीजिए, आप एक बकेट को ऊपर की तरफ उठा रहे हैं, मेरी खूबसूरत सी ड्राइंग जो कि मेरे बच्चों के लिए हमेशा मजाक का सोर्स बनती है ड्यूरिंग क्लास। आप एक बकेट को ऊपर की तरफ उठा रहे हैं, नो बकेट इज मूविंग अपवर्ड, द डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, जबकि ग्रेविटी इसको नीचे खींचने की नाकाम कोशिश कर रही है, वेट जो कि mg के इक्वल है वो डाउनवर्ड है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जी ग्रेविटी ने कितना काम किया, व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी, सो यू विल से, क्योंकि थीटा इसमें 180 डिग्री है। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया थीटा 180 डिग्री कैसे, उनके लिए बता देता हूं। डिस्प्लेसमेंट ऊपर, फोर्स नीचे, सो ये हो जाएगा 180 डिग्री, डी एंड एफ, द एंगल इज 180 डिग्री। सो पुट द वैल्यूज, W इज इक्वल्स टू एफ डी कॉस 180 डिग्री, सो W इज इक्वल्स टू एफ डी माइनस 1, वर्क इज गोइंग टू बी नेगेटिव मैक्सिमम। So never confuse it, do not confuse it with minimum, it is a negative maximum work। ठीक है जी, यहां तक तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई प्रॉब्लम है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन कमेंट और मैसेज व्हाटएवर द सोर्सेज। इससे आगे चलते हैं, ये देखें ये सारे वो केसेस हैं कि जिनके अंदर वर्क में फोर्स कांस्टेंट है, या जीरो फोर्स ली जा रही है, ये काम करने के दौरान फोर्स कांस्टेंट लगाई जा रही है। इन ऑल द केसेस फोर्स इज कांस्टेंट,
सो मान लीजिए कि इस कांस्टेंट फोर्स का एक ग्राफ मुझे ड्रॉ करना है। वो ग्राफ किस किस्म का आएगा? सपोज कर लीजिए कि वाई एक्सिस पे मैं फोर्स ले रहा हूं, एक्स एक्सिस पे मैं डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूं। क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है तो ग्राफ वुड बी अ स्ट्रेट लाइन, ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा। फोर्स इज कांस्टेंट, फोर्स ना ऊपर जा रही है ना नीचे आ रही है ना बढ़ रही है ना कम हो रही है, कांस्टेंट वैल्यू जिसके अगेंस्ट वर्क किया जा रहा है। द ग्राफ वुड बी अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। अब यहां पर जो चीज इंपॉर्टेंट है दैट इज द एरिया ऑफ दिस ग्राफ। इस ग्राफ का एरिया क्या कहलाता? अगर आप इसका एरिया कैलकुलेट करें तो लेट मी कंप्लीट दिस फिगर, मैं इसको शेड कर देता हूं। आप इस फिगर से वाकिफ हैं, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो एरिया वुड बी इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। सो लेंथ इज डिस्प्लेसमेंट, विड्थ इज फोर्स, दैट इज श्योरली इक्वल्स टू वर्क। सो याद रखिएगा एरिया ऑफ दिस ग्राफ, एरिया ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ विल गिव यू द वर्क डन। ये आपको वर्क डन की वैल्यू देगा। बाज़ औक़ात सवाल इस तरह का आ जाता है और आया भी हुआ, सवाल इस तरह का पूछा जाता है, पूछा भी गया कि शो दैट द एरिया ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव्स यू वर्क। फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया आपको वर्क देता है। हाउ वुड यू डू दैट? यू विल शो कि फोर्स कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, एरिया इज लेंथ इनटू विड्थ, लेंथ की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट है, विड्थ इज फोर्स, मल्टीप्लाई करें तो ये ऐसी क्वांटिटी बनती है जिसे आप वर्क कहते हैं, जिसे आप पहले डिफाइन कर चुके हैं। सो द एरिया विल गिव यू वर्क। ठीक है जी। अब हर बार हर जगह जो फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं रहती। बाज़ औक़ात आपकी दुनिया में, आपकी डेली लाइफ में बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि जहां पे आप काम तो करते हैं मगर द फोर्स इज नॉट कांस्टेंट। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं। अब यहां पे भी एक सवाल आता है, चलिए मैं आपसे सवाल की फॉर्म में वो डिस्कस कर लेता हूं। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। नाउ द फोर्स इज नॉट कांस्टेंट। अब क्वेश्चन यहां पे बच्चों क्या बनता है? क्वेश्चन यहां पे शॉर्ट क्वेश्चन की हेडिंग डाल रहा हूं, यहां पे ज़हन में रखिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन बच्चों यहां पे बना करता है, गिव सम एग्जांपल ऑफ वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स की वेरिएबल फोर्स से जो काम किए जाते हैं उनकी कुछ एग्जांपल्स हैं। सो पहली कॉमन एग्जांपल, वर्क डन बाय योर कार। आप घर से निकले एकेडमी आने के लिए, कॉलेज आने के लिए, बिल्कुल मत आइएगा, बंद है। कहीं और जाने के लिए आप घर से गाड़ी पर निकले, आपकी गाड़ी फोर्स प्रोड्यूस कर रही है। आप सड़क पर चलते हुए आपको कहीं पे ब्रेक्स भी लगानी पड़ेंगी, इंजन की फोर्स कम होगी, कहीं पे आपको एक्सेलेरेटर देना पड़ेगा, इंजन की फोर्स बढ़ेगी। सो सारे जर्नी में जो आपकी गाड़ी ने काम किया, दैट इज द वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। सो वर्क डन बाय योर कार, एक एग्जांपल। दूसरी एग्जांपल, लेट्स से अब आपका प्लान बन गया अर्थ को छोड़ के किसी और प्लेनेट पर जाने का, आप रॉकेट पर बैठे, यू आर ऑन अ रॉकेट, और रॉकेट जो है अर्थ की सरफेस को छोड़ के बाहर जा रहा है। अब रॉकेट को ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। नियर द सरफेस ऑफ अर्थ आप जानते हैं कि ग्रेविटी स्ट्रांग है, उस रॉकेट को ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा अगेंस्ट द ग्रेविटी जाने के लिए। फोर्स इज ग्रेटर, जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे फोर्स कम होती, ग्रेविटेशनल फोर्स कम होती जाएगी। सो वर्क डन बाय द रॉकेट इज अनदर एग्जांपल ऑफ वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। सो आई एम राइटिंग इट रॉकेट प्रोपल्शन। बेपुना ऐसी एग्जांपल्स हैं, ये शॉर्ट के लिए बता रहा हूं, सो लिखवाई जा रहा हूं यहां पे ताकि आप लिख लें। देन देयर इज अनदर एग्जांपल, वो छोटे तो आपने पढ़ा था कि जब आप एक स्प्रिंग को खींचते हैं तो जितना ज्यादा खींचेंगे उतनी ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, F इज इक्वल टू kx। सो स्ट्रेचिंग अ स्प्रिंग, एक स्प्रिंग को खींचने के लिए भी जो काम करना पड़ेगा वो भी कांस्टेंट फोर्स की वजह से नहीं, उसमें भी वेरिएबल फोर्स है। कम खींचेंगे कम फोर्स लगानी पड़ेगी, ज्यादा खींचेंगे ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। तो जो काम किया जा रहा है दैट इज बाय द वेरिएबल फोर्स। थर्ड पॉइंट इज स्ट्रेचिंग अ स्प्रिंग। सो मैंने मुख्तलिफ एग्जांपल्स आपको बता दी। सो यहां तक उम्मीद है कि किसी का कोई सवाल नहीं होगा, हमने सिंपल सारी बातें की हैं। तो अब जरा आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स, कैलकुलेट कैसे किया जाए। सो हियर वर्क इज डन बाय वेरिएबल फोर्स। ये वर्क जनाबे वाला कैलकुलेट कैसे किया जाए, लेट्स सी इट्स ग्राफ। इसका ग्राफ देखते हैं। सेम क्वांटिटीज, फोर्स ऑन वाई एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। इस केस में क्योंकि फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो ग्राफ इज नॉट गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन, ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस। फ्लक्चुएटिंग ग्राफ आएगा, वेरिएबल ग्राफ आएगा, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट नहीं है,
कभी फोर्स कम हो रही है, कभी बढ़ती चली जा रही है, और फिर कभी कम हो रही है, कभी फिर बढ़ रही है. फोर्स इज नॉट कांस्टेंट हियर. अब इस केस में हाउ कैन यू कैलकुलेट द टोटल वर्क, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बना करता है. शाज़ो नजर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसे मैं डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा. यहाँ पे मैं आपको छोटा सा बस इसका एक ओवरव्यू दे दूंगा. यू विल सी योर बुक्स, यू विल सी योर नोट्स, यू विल फाइंड योर आंसर. अब यहां पे क्या करना है जनाब, पहला तरीका तो ये है इस पूरे के पूरे पाथ को छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड कर दें, छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड कर दें. सो लेट मी ड्रॉ इट हियर अगेन. मैं इसको यहां पे ड्रॉ करके आपको दिखाता हूं. आपने इस पूरे पाथ को छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया. हर सेगमेंट में फोर्स डिफरेंट है बिकॉज फोर्स इज वेरिएबल. लेट्स से एक सेगमेंट ये है, एक सेगमेंट ये है, फोर्स की डायरेक्शन ऊपर, फोर्स की डायरेक्शन ऊपर, फिर फोर्स की डायरेक्शन नीचे. यहाँ पे फोर्स सीधी हो गई, हॉरिजॉन्टल हो गई. सो एवरी पार्ट नेम इट F1, F2 अप टू Fn. डिस्प्लेसमेंट जो कवर हो रहा है दैट इज D1 अप टू Dn. थीटा इज फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा n. सो यू विल कैलकुलेट द वर्क फॉर एवरी सेगमेंट. पहले सेगमेंट के लिए वर्क क्या आएगा, थोड़ा सा आपको करके बता देता हूं. ये हो जाएगा F1 D1 cos थीटा 1. करते चले जाएंगे. आखिरी वाले के लिए आएगा Fn Dn cos थीटा n. सबको ऐड कर देंगे बाय समेशन फार्मूला एंड यू विल गेट द टोटल वर्क. सो हाउ कैन यू कैलकुलेट द टोटल वर्क, बाय एडिंग ऑल द स्मॉल सेगमेंट्स. एक तरीका. दूसरा तरीका है इसी ग्राफ की मदद से ऐड करने का. आप दूसरे तरीके से आप कैसे ऐड करेंगे, इस पूरे के पूरे ग्राफ को छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड कर दें. यानी करनी डिवीजन ही है, चाहे आप पाथ की डिवीजन कर लें, चाहे ग्राफ की डिवीजन कर लें. इतने छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड करें कि जो एक सेगमेंट बने वो तकरीबन रेक्टेंगल हो, एक रेगुलर एरिया हो, ताकि जब आप उसका एक का एरिया कैलकुलेट करें, बारी बारी सबका एरिया कैलकुलेट करें, सबको ऐड कर दें तो टोटल वर्क आ जाए. तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, दोबारा बता देता हूं. पहला तरीका है पाथ को डिवाइड करें, इंडिविजुअली एक एक पाथ का वर्क कैलकुलेट करें, सबको ऐड करें, टोटल वर्क आ जाएगा. दूसरा तरीका ग्राफ की मदद से बताया, ग्राफ को पूरे के पूरे ग्राफ को छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड करें. याद रखिएगा जितना छोटा सेगमेंट होगा, जितना छोटा इंटरवल होगा, सपोज कर लीजिए कि ये जो इंटरवल है, शायद आपको नजर ना आए, कैमरा शायद फोकस ना कर पाए, जितना छोटा इंटरवल होगा सच दैट दिस डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, उतना एक्यूरेट आंसर आएगा, उतना अच्छा आंसर आएगा, गलती के चांसेस कम होंगे, उतना एक्यूरेट टोटल वर्क कैलकुलेट होगा. सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द टोटल वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स. आगे बढ़ते हैं. आगे है जी मशहूर जमाना सवाल, दैट इज वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड. इसके ऊपर मैं थोड़ी सी डिटेल में जरा आपसे बात करूंगा, क्योंकि ये वो सवाल है कि जिसमें अमूमन बच्चों के 3 नंबर या 4 नंबर आया करते हैं और बच्चों को ये पता नहीं होता कि हमारा 1 नंबर या 2 नंबर किस वजह से कटे. अपनी तरफ से वो पूरा लिख के आते हैं, 1 सफ़े का 2 सफ़े का, लेकिन उन्हें ये चीज़ का इल्म नहीं होता कि हमारा 1 नंबर या 2 नंबर कहाँ पे जा रहे हैं. 3 नंबर या 4 नंबर मिलते हैं 5 में से. तो हमने देखना कि हमने इसमें से 5 नंबर कैसे लेने, अगर ये लॉन्ग में आ जाए, क्योंकि है भी इंपॉर्टेंट, तो जरा तवज्जो रखिएगा इसके ऊपर. वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड. तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जी इसमें ऐसी खास क्या बात है कि इसे टॉपिक बनाया गया, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड. किसी और का वर्क क्यों नहीं बनाया गया, वर्क डन बाय सम अदर फील्ड, सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों नहीं बनाया गया. हमने यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फील्ड को ही क्यों पकड़ा. उसकी वजह यह है कि ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड. लो भाई ये क्या चीज है, ये क्या बला है भाई. सो जब भी आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना शुरू करना, लिखना शुरू करना, यू विल गिव द हेडिंग ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स या कंजर्वेटिव फील्ड फर्स्ट. उसे डिफाइन करेंगे आपकी किताब पे. जो लेट मी टेल यू द पेज. मैं अगर आपको सफ़ा बता दूं, ऑन पेज नंबर 81 ऑन ग्रीन कलर बॉक्स डेफिनेशन मिल जाएगी आपको, वहां पे लिखी हुई है. मैं बता देता हूं, कंजर्वेटिव फोर्स या कंजर्वेटिव फील्ड वो फील्ड है कि जहां पे वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हो. मैं इसको मजीद आगे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, अभी सिर्फ मेरे अल्फाज पे गौर कीजिएगा. कंजर्वेटिव फोर्स या कंजर्वेटिव फील्ड वो फील्ड है कि जहां पे वर्क डन जो है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, पाथ पे डिपेंड ना करे. पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा तो फिर किस पे डिपेंड करेगा, आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे. सो वर्क डन किस पे डिपेंड कर रहा है, आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, पाथ्स पे डिपेंड नहीं कर रहा. सो फर्स्ट यू विल गिव द डेफिनेशन, डेफिनेशन के बाद यू विल गिव एग्जांपल. अब एग्जाम्पल के ऊपर भी थोड़ी सी बात आपसे जरा करनी है.
ऑन पेज नंबर 82 पे अगर आप देखें तो लेफ्ट साइड पे गुलाबी रंग का एक डब्बा बना हुआ है जिसमें दो हेडिंग्स दी हुई है, एक है कंजर्वेटिव फोर्स की, फिर नीचे नॉन कंजर्वेटिव की। तो वो डेफिनेशन वो एग्जांपल्स आप लोगों ने याद रखनी है क्योंकि बाज़ औक़ात धोखा दे दिया जाता है और वो एग्जांपल्स भी आपसे एमसीक्यूज में पूछ ली जाती हैं। तो अगर आपको नाम पता ही नहीं होंगे तो आप ऑप्शंस में से सही ऑप्शन को चूज नहीं कर पाएंगे। मैं बता देता हूं, यकीनन आपके सामने किताब होगी, आप देख लेंगे। कंजर्वेटिव फील्ड की 3 एग्जांपल्स आपकी किताब में लिखी हुई है, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रिकल और स्प्रिंग फोर्स, इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स, ये 3 है। चौथी लिख लीजिए साथ, मैग्नेटिक भी। समटाइम्स आपके लेवल पे कह दिया जाता है, एफएससी लेवल पे ये माना जाता है कि मैग्नेटिक फोर्स भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है। सो वी हैव गॉट 3 कंजर्वेटिव फोर्सेस, समटाइम्स मैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल, आप इसका लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक एंड इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स, और फिर उसके बाद नॉन कंजर्वेटिव में 6-7 नीचे नाम लिखे हुए, वो आपको पता होना चाहिए। सवाल कुछ इस तरह बना करते हैं एमसीक्यूज का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कंजर्वेटिव। तो नॉन कंजर्वेटिव के अगर आपको नीचे से नाम पता होंगे तो ही आप उसे सही ऑप्शन को पिक कर पाएंगे। सो एग्जांपल्स, 3-4 एग्जांपल्स जो आपके पास है वो लिखी, देन यू विल गिव द हेडिंग ऑफ इट्स एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में आपने क्या लिखना है, इसी टॉपिक का पेज नंबर 80 पे सेकंड पैराग्राफ 4-5 लाइनें लिखेंगे। 4-5 लाइनें लिखने के बाद जिस चीज पे आपने फोकस करना है वो पेशे खिदमत। सपोज कर लीजिए कि यू हैव गॉट अ बिल्डिंग हियर, आपके पास एक बिल्डिंग है। सपोज कर लीजिए कि यू हैव गॉट दिस बिल्डिंग हियर, ये बिल्डिंग आपके पास मौजूद है और फुटबॉल आपके पास यहां पड़ा हुआ है। अब आपको फुटबॉल देख के शरारत सूझी, आपने इस फुटबॉल को जो कि इस वक्त पॉइंट ए, लेट्स से दिस इज पॉइंट ए पे पड़ा हुआ है, इसे पॉइंट बी पे, इस बिल्डिंग के टॉप तक पहुंचाना है। आपके पास मुख्तलिफ रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि वो जो डोरेमोन वाला बैम्बू कॉप्टर है वो आपने इस फुटबॉल को पहनाया, फुटबॉल ऊपर लेके गए, फिर सामने लेके गए। एक तो आपने ये पाथ फॉलो किया और इसको पॉइंट बी तक पहुंचा दिया, दिस इज द फर्स्ट पाथ, लेट्स से ये दिस इज पॉइंट सी। दूसरा रास्ता क्या है, आप अच्छे बच्चों की तरह इसकी बिल्डिंग की बेस पे गए, लिफ्ट का सहारा लेते हुए ऊपर गए और इसको ऊपर पहुंचा दिया, लेट्स से दिस इज पॉइंट डी। 2 पाथ हो गए। नाउ द थर्ड पाथ है, आपके अंदर का क्रिस्टियानो रोनाल्डो जागा और आपने इस बॉल को किक किया और एक ही झटके में, एक ही किक में आपने इसको पॉइंट बी तक पहुंचा दिया। यू हैव गॉट 3 पार्ट्स। आपने इस बॉल को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचाया, 3 मुख्तलिफ सेक्शंस में, 3 मुख्तलिफ सेगमेंट्स में, 3 मुख्तलिफ रस्तों में। हर रास्ते का आपने पाथ कैलकुलेट करना, क्योंकि आप शुरू में कह चुके हैं कि कंजर्वेटिव फील्ड वो फील्ड है कि जहां पे वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। जो वर्क ए सी बी का आएगा वही वर्क ए डी बी का आएगा और वही वर्क ए टू बी डायरेक्टली का आएगा। आई एम नॉट गोना डू इट एवरी स्टेप, सारे स्टेप नहीं कर पाऊंगा, अगर वो करने बैठा तो फिर बाकी चीजें रह जाएंगी। मैं डायरेक्टली आपके सामने यहां पर लिख देता हूं, मगर आपने डेरिवेशन करनी है, डेरिवेशन काउंट होगी उसी के मार्क्स। नहीं जी, सबसे पहले बात करते हैं वर्क डन फ्रॉम ए टू सी। बॉल लेट से यहां पे जनाब बॉल जा रहा है ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड, वेट ग्रेविटी की फोर्स डाउनवर्ड, डब्ल्यू नीचे की तरफ। सो व्हाट विल बी द टोटल वर्क इन दिस केस। मैं यहां पे डब्ल्यू नहीं लिखता, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं यहां पे एफ लिख देता हूं, ग्रेविटी की फोर्स नीचे की तरफ है। सो W is equals to FD cos of 180 degree, opposite है। So W is equals to F is mg. Height of this building is, let's say the height of this building is h. So mg डिस्प्लेसमेंट की जगह h लिखा, cos -1 आया, एक ही झटके में इस -1 को ले आए बाहर, सारा कुछ मिटा के मैं आसानी के लिए वर्क फ्रॉम A to C लिख रहा हूं, माइनस mgh। इज इट विजिबल, क्लियर है, नजर आ रहा है, ठीक है जी। सो वर्क डन इज, लेट मी मेक इट मोर विजिबल, इसे थोड़ा सा मजीद विजिबल कर देते हैं। W फ्रॉम A to C इज माइनस mgh। सिमिलरली अब आप ऊपर C से B तक जा रहे हैं, योर बॉल इज हियर, D force is downward, displacement is along x axis, the angle is 90 डिग्री। एंगल 90 डिग्री हो जाए तो समझ आना चाहिए कि वर्क जो है वो 0 होगा। सो इस पाथ का टोटल वर्क हो गया माइनस mgh। अब आ जाए नीचे वाले पाथ पे फ्रॉम A D to B। इस केस में आप यहां पे
वेट नीचे की तरफ, फोर्स नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, एंगल इज 90 डिग्री। सो कहने की जरूरत नहीं, W इज अगेन 0। अब आप ऊपर जा रहे हैं, सो ऊपर जाते हुए यही केस है, जिस तरह यहां पे ऊपर गए थे, तो यहां पे वर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, here W इज इक्वल टू माइनस mgh। सो बच्चों देखो यहां पे एक बात तो हमें समझ में आ गई, आसानी के लिए पहले बता रहा हूं, यहां से इस पाथ को फॉलो करो ACB, इस पाथ को फॉलो करो, टोटल वर्क क्या है माइनस mgh 0, टोटल वर्क इज माइनस mgh। नाउ गो टू द सेकंड पाथ, फ्रॉम A to D वर्क इज 0, D to C वर्क इज माइनस mgh, टोटल वर्क इज स्टिल माइनस mgh। चाहे ऊपर वाला रास्ता फॉलो करो चाहे नीचे वाला रास्ता फॉलो करो, टोटल वर्क रिमेन्स सेम माइनस mgh। दैट मींस वर्क डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। अब वो वाला रास्ता जब आपने उस फुटबॉल को किक किया था उसके लिए भी जरा देख लेते हैं। लेट्स से दैट इज द पाथ, यहां पे बॉल था पॉइंट ए, यहां तक बॉल पहुंचाया पॉइंट बी। वंस अगेन द पाथ इज नॉट यूनिफॉर्म, इस पाथ को फिर ब्रेक करना पड़ेगा छोटे छोटे सेगमेंट्स में, लाइक यू हैव डन इट हियर, जैसे आपने यहां पे किया था। मगर यहां पे फर्क थोड़ा सा ये होगा, यहां पे आप डिस्प्लेसमेंट के छोटे छोटे सेगमेंट्स बनाएंगे। मान लीजिए उन छोटे छोटे सेगमेंट्स को हम सीढ़ियां, स्टेयर्स कहते हैं, जो हम रोज घर में चढ़ा करते हैं, देखा करते हैं। दिस इज y component, x component, y component, x component, y x, so these are the stairs। ये आपने छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड किया, यहां तक पहुंच गए। अब y कंपोनेंट को डिनोट कर रहे हैं y1 से, y2, y3। मैं थोड़ा सा बड़ा करके अगर आपको दिखा दूं, ये जो स्टेयर्स बन रही हैं ये कुछ इस तरह की है। इसमें ये जो y वर्टिकल कंपोनेंट दैट इज y1 फॉर फर्स्ट स्टेयर, फॉर फर्स्ट स्टेप, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट इज x1, और ये n कंपोनेंट्स बनते हुए ये yn और xn बन जाएंगे। अब मुझे कहने की जरूरत नहीं है, यहां पे यकीनन आप यहां से इस हॉरिजॉन्टल स्टेप से फ्रॉम A to D और C to B समझ चुके होंगे कि तमाम हॉरिजॉन्टल स्टेप्स में वर्क डन की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। बताने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड। सो वर्क रह कहां पे जाएगा, इन जस्ट दीज वर्टिकल कंपोनेंट्स। डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ कवर हो रहा है और फोर्स नीचे की तरफ है। सो द एंगल इज 180 डिग्री। सो करते जरा देखते हैं, यहां पे इसको जरा करके दिखा देता हूं आपको, हर एक के लिए, हर पाथ के लिए। सपोज कर लीजिए कि दिस इज अपवर्ड, डिस्प्लेसमेंट इज कवरिंग, और नीचे की तरफ फोर्स है, फोर्स इज डाउनवर्ड, और जो डिस्प्लेसमेंट हर सेगमेंट में कवर हो रहा है दैट इज डेल्टा वाई, वो डेल्टा वाई है, ये हर सेगमेंट का y वाला फासला। द एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री। सो W1 इज गोइंग टू बी F1 y1 cos ऑफ 180 डिग्री, राइट। सो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू माइनस F की जगह आ जाएगा mg y1, W2 की जगह आ जाएगा माइनस mg y2, करते करते Wn के लिए आ जाएगा माइनस mg yn। सो कैलकुलेट द टोटल वर्क WT, या आसानी के लिए कर लें फ्रॉम A to B, WAB, दैट इज इक्वल्स टू माइनस mg y1 माइनस, ऐड कर रहा हूं ना तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहां पे गलती नहीं करनी, माइनस mg y2 अप टू माइनस mg, ये माइनस है, माइनस mg yn। माइनस mg ले लीजिए कॉमन, माइनस लेंगे कॉमन तो y1 अब प्लस हो जाएगा, प्लस y2 प्लस y3 अप टू yn। y1 एक सेगमेंट की हाइट, दूसरे सेगमेंट की हाइट, तीसरे सेगमेंट की हाइट, सारे स्टेप्स की हाइट ऐड करें तो इट विल गिव यू द टोटल हाइट फ्रॉम ग्राउंड, जो कि h के इक्वल है, माइनस mg h एल पढ़ तो फिर ऐसी होती है आगे। सो टोटल वर्क इज अगेन कांस्टेंट, जो बात आपसे शुरू में कही थी कि टोटल वर्क फिर वही आएगा। ए सी बी पाथ चूज कर लें, ए डी बी पाथ चूज कर लें, या ए टू बी पाथ चूज कर लें, वर्क डन इज सेम इन ऑल द केसेस। यही तो खूबसूरती है कंजर्वेटिव फील्ड की, कि वर्क डन जो है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, दैट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जब तक आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, वर्क डन की वैल्यू सेम है। अब आप यहां तक करते हैं, मोस्टली बच्चे यहां तक करते हैं, इसके मिलते हैं 4 नंबर, अगर कोई गलती करती तो 3 नंबर। 5 नंबर के लिए क्या करना पड़ेगा,
एक और प्रॉपर्टी है कंजर्वेटिव फील्ड की, वर्क डन इन क्लोज पाथ। क्लोज पाथ से क्या मुराद है? लेट मी ड्रॉ दैट ब्यूटीफुल डायग्राम अगेन। अब सही बनी है, पहले तो 4 दफा मिटानी पड़ी थी। ए पे खड़े हैं, बी पे जाना है, बी इधर है, यू वांट टू गो हियर। क्लोज पाथ से क्या मुराद है जी, जरा देखिएगा। क्लोज पाथ से मुराद ये है, यू स्टार्टेड योर जर्नी फ्रॉम ए, गो टू बी, बी से फिर नीचे आए और फिर वापस वहां पे आगे जहां से आपने सफर शुरू किया था। दिस इज द वर्क डन इन क्लोज पाथ। ये वो क्लोज पाथ है जिसका वर्क आपने कैलकुलेट करना है। चलो जरा देखते हैं जी क्या होता है यहां पे। ऊपर जाने के टाइम वर्क डन की वैल्यू क्या थी? -mgh। यहां पे क्या थी? 0। अब आप आ रहे हैं नीचे, पहले जा रहे थे ऊपर, वर्क डन था -mgh। नाउ यू आर कमिंग टूवर्ड्स इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे और वेट भी नीचे, फोर्स भी नीचे। सो हियर इन दिस केस वर्क डन विल बी इक्वल्स टू, लेट मी राइट इट हियर जस्ट, mgh। अब नीचे आने के लिए वर्क डन mgh हो जाएगा और यहां से वापस आएंगे, वर्क डन फिर 0 हॉरिजॉन्टल है। सो वर्क डन इन अ क्लोज पाथ, टोटल वर्क इज इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों? -mgh प्लस mgh, 0 0 लिखने की जरूरत नहीं। सो टोटल वर्क इन अ क्लोज पाथ इज 0। याद रखिएगा कंजर्वेटिव फील्ड की 2 प्रॉपर्टीज हैं, 2 खसूसियात हैं। पहली मैंने आपको बताई, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, पाथ पे डिपेंड नहीं करती। डिपेंड किस पे करती है? इनिशियल पे और फाइनल पोजीशन पे। दूसरी प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी, यहां पे डिराइव करके भी दिखा दी, वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज 0। बाज़ औक़ात यही चीज शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ ली जाती है कि साबित करो भाई वर्क डन इन क्लोज पाथ इज हाउ 0, कैसे 0 है। साबित करने के लिए डेरिवेशन मैंने आपके सामने कर दी। लेट्स टॉक अबाउट पावर। व्हाट इज पावर? पावर की एग्जांपल आमतौर पे मैं क्लास में बच्चों को कुछ इस तरह से दिया करता हूं कि मान लो जी फटाफट आपको जो क्लास खाली करनी पड़ेगी, बेंचेस उठाएं और बाहर ग्राउंड में ले जाएं। अब आप सारे बच्चे तो एक एक बेंच उठा रहे हैं, आप में से कोई एक इस तरह का बच्चा जो कि 2 बेंचेस, लेट से आप ही हैं, 2 बेंच इकट्ठे उठा रहे हैं। अब आपको देखने वाले क्या कहेंगे? हो कितना ताकतवर है। वो जो ताकतवर है उसको क्यों कहा जा रहा है? बिकॉज वो यानी आप, यू आर डूइंग मोर वर्क इन द सेम टाइम। सो पावर इज डिफाइंड एज rate of doing work. If more work has done in the same time, power will be greater. Power is the rate of doing work. Define कर दिया, units भी आ गए, joules per second. Joules per second बोले तो watt. पावर की डेफिनेशन होगी, सवाल ये नहीं पूछा जाता। एक ऐसी चीज जिस पे बच्चों का ध्यान अक्सर नहीं पड़ता, स्किप हो जाती है। What is meant by instantaneous power? इंस्टेंटेनियस पावर क्या होती है? छोटे होते चैप्टर नंबर 3 में जिस तरह आप लोगों ने पढ़ा था कि लिमिट कर दिया जाए टाइम को 0 के करीब करीब, अप्रोचेस टू 0, उस वक्त डेल्टा W और डेल्टा T की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस पावर। सो डिफाइन कर देता हूं व्हाट इज इंस्टेंटेनियस पावर। द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ, डेफिनेशन लिखी नहीं हुई, मैं बोल रहा हूं, पॉज करके सुन लीजिएगा, लिख लीजिएगा, किताब में नहीं लिखी हुई। द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ डेल्टा W ओवर डेल्टा T वेयर डेल्टा T अप्रोचेस टू 0। बहुत छोटे से टाइम में, बहुत शॉर्ट टाइम में जो काम किया जाएगा दैट विल गिव यू इंस्टेंटेनियस पावर, राइट। इससे आगे बढ़ते हैं। सवाल क्या आता है? जो सवाल आता है उस सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल आ जाता है जी, मैंने ये 2 चीजें बता दी, सवाल आ जाना है, प्रूव दैट P is equal to F dot V। बहुत मशहूर सवाल है, ये आ जाएगा, प्रूव करें P is equal to F dot V। वहां पे आप क्या करेंगे? वहां पे आपने कुछ इस तरह की काम, इस तरह की स्टोरी करनी है। P is equal to W by T। Now all of you know that P is equal to F D over T, right? Simple। वर्क को स्प्लिट कर दिया। We all know that work is equal to force into displacement। वर्क को स्प्लिट कर दिया,
अब मजीद स्प्लिट कर सकता हूं F d/t. नाउ दैट d/t इज वेलोसिटी डॉट प्रोडक्ट है. क्यों डॉट प्रोडक्ट है? मुझे कैसे पता चला कि डॉट प्रोडक्ट है? हाँ भाई मुझे नहीं, मुझे ऐसे पता चला फोर्स भी एक वेक्टर है, वेलोसिटी भी वेक्टर है, जबकि जवाब में जो क्वांटिटी आ रही है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी. सो जब आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें जवाब स्केलर आए, इसका मतलब है ये एक डॉट प्रोडक्ट है. सो आपके पास इसकी डेरिवेशन भी हो गई. अब एक एमसीक्यू का पॉइंट और बता देता हूं. एक तो यूनिट मैंने आपको बताया ना वॉट है, दूसरा यूनिट क्या है जिसका एक और यहां पे तो रखनी है, एक और यूनिट भी है पावर का, दैट यूनिट इज कॉल्ड एज हॉर्स पावर, HP. सो सवाल क्या है जी, 1 HP इज इक्वल्स टू, एक हॉर्स पावर में क्या पावर है, इसका दूसरा यूनिट क्या है. सो याद रखिएगा 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू 746 वाट. बहुत सारी मुख्तलिफ ऑप्शन होंगी, परेशान नहीं होना. 746 वाट के इक्वल है, वाट के लें जाउल्स पर सेकंड के लें, ठीक है. यहाँ तक तो मेरे ख्याल है कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो लेट्स मूव ऑन. अच्छा जी, उसके बाद द नेक्स्ट थिंग इज ये किसके यूनिट है? 1 kWh इज द यूनिट ऑफ, kWh मींस किलोवाट आवर. 1 किलोवाट आवर किसका यूनिट है? 1 किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ. ये वो सवाल है जहां पे बहुत सारे अच्छे बच्चे भी स्लिप हो जाते हैं, गलती कर जाते हैं. वाट देख के खुश नहीं होना, वाट की वजह से ये पावर का यूनिट नहीं है, इट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी. किलोवाट आवर इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी. और भाई कोई आम यूनिट भी नहीं, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी. ये जो आप घरों में बिजली इस्तेमाल करते हैं, इस बिजली के जो यूनिट आते हैं बिल के ऊपर 100 यूनिट, 200 यूनिट, 300 यूनिट, वो असल में जो 300-200 यूनिट है वो 1 किलोवाट आवर की वैल्यू होती है. 1 किलोवाट आवर मतलब 1 यूनिट बिजली का. सो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलोवाट आवर. सवाल ये, अच्छा यहाँ पे एक सवाल मैं क्लियर कर दूं कि एक क्वेश्चन आया करता है और आया भी हुआ, व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सो यहाँ पे परेशान नहीं होना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को नई चीज नहीं है, मैं आपको बता चुका हूँ. किलोवाट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कमर्शियल यूनिट है. इसके बाद फिर एक और सवाल आ जाया करता इसी टॉपिक में, इसी पॉइंट पे यहाँ पे खड़े खड़े एक और सवाल आ जाया करता है, साबित करें. एक तो हमसे साबित बहुत करवाया जाता है, प्रूव दैट 1 kWh इज इक्वल्स टू 3.6 मेगा जाउल्स. तो आपने साबित कैसे करना है? 1 किलो मीन्स 10⁻³ और सिंपल 1000 वाट इज जाउल पर सेकंड, और मैं कितने सेकंड्स, 3600 सेकंड्स को सेकंड से कैंसिल कर दीजिए, ये बन जाएगा 3600 और 1000 के ये 10⁻³ द यूनिट इज जाउल. सो ये बन गया 3.6 इंटू 10⁻⁶ नॉट मेगा, यहाँ पे सिर्फ जाउल लिखो, जज्बाती नहीं होना. ये हो जाएगा 3.6 मेगा जाउल बिकॉज 10⁻⁶ इज मेगा, राइट. सो ये आपने साबित भी कर दिया. यहाँ पे इसलिए साबित करवा रहा हूँ क्योंकि ये सवाल बहुत है, मैं बहुत दफ़ा पूछा गया. एक बात और यहाँ पे बता दूँ कि जिस तरह किलोवाट और एनर्जी का यूनिट है, इसी तरह बाज़ औक़ात लिखा जाता है वॉट डे. ये किसका यूनिट है? याद रखो यार, जब भी पावर के साथ टाइम का यूनिट लग जाए तो पावर इज इक्वल टू W/T है ना. तो W किसके इक्वल आएगा? पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम. पावर के साथ टाइम का यूनिट जब भी लग जाए तो वो वर्क या एनर्जी के यूनिट्स बन जाते हैं. सो वॉट डे किसका यूनिट बना? एनर्जी कह लो चाहे वर्क कह लो. वॉट और किसका यूनिट बना? एनर्जी का यूनिट बना. वॉट ईयर, किलो वॉट ईयर कह दे, किसका यूनिट है? एनर्जी का यूनिट है. ठीक है जी. सो लेट्स मूव ऑन. ठीक है, ये तो आपका जो वर्क वाला सेक्टर था सारे का सारा वो कवर हो गया. अब बात करते हैं एनर्जी की. लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड सेक्शन ऑफ द चैप्टर, दैट इज एनर्जी. राइट, एनर्जी क्या है जी? एनर्जी काम करने की सलाहियत है. एनर्जी की एग्जांपल मैं अपने बच्चों को कुछ इस तरह से दिया करता हूं कि सुबह आप कॉलेज गए,
काम किया, शाम को टाइम नहीं मिला, कॉलेज से सीधा अकेडमी चले गए, काम किया, पढ़ा, दोपहर का खाना भी नहीं खा सके, रात को घर पहुंचे तो बड़े भाई ने या किसी दोस्त ने कोई काम कह दिया कि यार मेरा ये फलाना काम कर दे, बड़े भाई ने कह दी चल भाई मेरी गाड़ी दो, चल भाई मेरी बाइक दो, आपका जवाब क्या होगा? ना भाई ना, अब नहीं, मुझ में काम करने की सलाहियत ही नहीं रही, मैं आपकी गाड़ी आपकी बाइक नहीं धो सकता। सो वो जो सलाहियत है दैट इज द एनर्जी, वो जो काम करने की एबिलिटी है दैट इज कॉल्ड एज एनर्जी। सो अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव जगह पर इस्तेमाल करें। खैर मेरा मकसद यहाँ पे दो एनर्जीज को डिस्कस करना है जो आपकी किताब में है। द फर्स्ट वन इज दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इज पोटेंशियल एनर्जी, दूसरी काइनेटिक एनर्जी, दोनों मैकेनिकल एनर्जीज की फॉर्म है। पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करना है और काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस करना है, मजीद डिस्कस नहीं करूंगा, बस इतना बता देता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? एनर्जी बिकॉज ऑफ द पोजीशन, किसी भी बॉडी की पोजीशन की वजह से जो एनर्जी है दैट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। जो मोशन की वजह से एनर्जी है वो काइनेटिक है। पोटेंशियल को लिखा जाता है mgh से, इसको लिखा जाता है 1/2 mv², राइट। एक सवाल बड़ा अहम, मैं आपको बता देता हूं आपने कहां लिखना है, यकीनन लिखा भी होगा बुक पे, पेज नंबर 84 के सेकंड पैराग्राफ में जहां पे इक्वेशन 4.2 लिखी हुई है उसी के नीचे आपने कहीं पे सवाल लिखना है। सवाल जरा लिख लीजिएगा। सवाल ये है Why the choice of reference is important while measuring potential energy? पोटेंशियल एनर्जी मेजर करते हुए रेफरेंस की चॉइस क्यों जरूरी है? इसी सवाल पे मैं आपको एक और सवाल बताता हूँ, एक्सरसाइज का ऑन पेज नंबर 97। यस, द क्वेश्चन नंबर 6। सवाल कुछ इस तरह का है कि दो स्टूडेंट्स हैं क्लास में जो एक बॉल की पोटेंशियल एनर्जी मेजर कर रहे हैं। वो बॉल इस डेस्क से इस डेस्क से h1 हाइट पे, ये एक टेबल है, टेबल से h1 हाइट पे ये बॉल पड़ा हुआ और ये टेबल बजाते खुद जमीन से h2 हाइट पे है। अब एक से ज्यादा कहता है कि इस बॉल के पास जो एनर्जी है दैट इज mgh1 और एक से ज्यादा कहता है कि इस बॉल के पास जो एनर्जी है वो है mgh1 प्लस h2। तो बताएं भी कौन सा ज्यादा ठीक है? क्योंकि दोनों शहजादे हैं तो दोनों ही ठीक है। बोथ आर करेक्ट, mgh1 वाला भी ठीक है, mgh2 वाला भी ठीक है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है जो मैंने सवाल अभी आपको लिखवाया कि व्हाई द चॉइस ऑफ रेफरेंस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट व्हाइल मेजरिंग पोटेंशियल एनर्जी। रेफरेंस पॉइंट से क्या मुराद है कि जो पहले वाला शहजादा था उसने रेफरेंस पॉइंट लिया टेबल की सरफेस को, उसने टेबल की सरफेस के लिहाज से इसकी एनर्जी को मेजर किया। लेट्स से इसका मास m है तो टेबल के लिहाज से एनर्जी निकलेगी mgh1। और दूसरे ने विद रिस्पेक्ट टू फ्लोर, विद रिस्पेक्ट टू दैट फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग एनर्जी को मेजर किया। अब क्योंकि फ्लोर से उसकी हाइट टोटल हाइट के इक्वल है, h1 प्लस h2 के इक्वल है, सो पोटेंशियल एनर्जी वुड बी इक्वल टू mgh1 प्लस h2।